मेरी छोटी बहन की गाड़ी एक बुगाटी से टकरा गई और नुकसान का अंदाजा 130 मिलियन युआन लगाया गया। कार की मालकिन सुश्री पेई थीं, बीजिंग की सबसे रसूखदार और पहुंच से बाहर रहने वाली वारिस। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा कि क्या मैं नुकसान की भरपाई किश्तों में कर सकता हूं। वह सोफे पर पीछे की ओर झुकी, 10 सेकंड तक मुझे गौर से देखा और फिर अपने लाल होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, तुम यह कर्ज खुद को देकर चुकाओगे। मुझे उनसे शादी करने के इच्छुक अनचाहे लोगों को दूर रखने के लिए उनका नकली बॉयफ्रेंड बनना पड़ा। बदले में उन्होंने मेरा कर्ज चुकाया, मामले को सुलझाया और मुझे उस म्यूजिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने में मदद की जिसमें शामिल होने का मैंने हमेशा सपना देखा था। मेरा एकमात्र काम यह दिखावा करना था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। नेशनल वायलिन कंपटीशन के दिन मैंने दर्शकों के बीच से पेई यानरन को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा। अपने कोच के साथ जश्न मनाने के बजाय वह सफेद गाउन पहनने के लिए बैक स्टेज भागी, फिर भीड़ के बीच से होती हुई आईं और सीधे मेरी बाहों में समा गईं। उन्होंने पहले से तैयार की हुई अंगूठियों का एक जोड़ा निकाला। आचेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? भीड़ चिल्ला उठी। उन अंगूठियों की कीमत 410 मिलियन युआन थी, लेकिन उसी रात उनकी मां ने जबरदस्ती उन्हें यूके जाने वाली फ्लाइट में बिठा दिया। मैंने एयरपोर्ट के शीशे के पीछे से उन्हें टूटते हुए दिल के साथ देखा। गहरी मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखते हुए उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, मेरे वापस आने का इंतजार करना। 5 साल बाद लंदन की एक सड़क पर एक शानदार और आकर्षक महिला एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ी थी जिस पर पिछले कुछ सालों की मेरी तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। उन 5 सालों में अपने म्यूजिकल टैलेंट की बदौलत मैं कर्ज में डूबे एक आम आदमी से इंटरनेशनल स्टेज का स्टार बन चुका था। एक युवा चीनी महिला उनके पास आई और पूछा, मैम, क्या ये आपके आइडल हैं? वह महिला हिली नहीं, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मेरे पति। इसी बीच मेरा असिस्टेंट तांग क्यू उत्साह से चिल्ला रहा था, भाई चेन, हमें एक प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए एक और इनविटेशन मिला है। वह किसी 200 पाउंड वजन वाले बच्चे की तरह उत्साहित था। मैंने बस अपना सिर हिलाया। यह तो बस एक प्राइवेट परफॉर्मेंस थी। क्या सच में इतना परेशान होने की जरूरत थी? तांग क्यू मेरे पास झुका जैसे कोई राज की बात बता रहा हो और धीमी आवाज में बोला, इस बार मामला अलग है। अंदाजा लगाओ वे कितना ऑफर कर रहे हैं। मेरी आम प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए मुझे आम तौर पर लगभग 5 लाख युआन मिलते थे। उसके हाव भाव देखकर मैंने अंदाजा लगाया। 8 लाख? उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, और ज्यादा सोचो, 8 लाख से कहीं ज्यादा। कौन था वो बेवकूफ? 10 लाख। तांग क्यू ने होंठ सिकोड़े। और ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। यह बात बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी। मैं सावधान हो गया, कहीं यह मुझे म्यांमार भेजकर मेरी किडनी निकालने का कोई महंगा लालच तो नहीं है। मैं यह काम नहीं करने वाला। मेरी जान सबसे जरूरी है। मेरी प्रतिक्रिया पर तांग क्यू हंसा और भरोसा दिलाते हुए अपनी छाती थपथपाई। तुम क्या सोच रहे हो? परफॉर्मेंस यही देश में है, बीजिंग में। सुना है क्लाइंट एक युवा वारिसन है जो अभी अभी यूके से लौटी है। मेरी उत्सुकता तुरंत बढ़ गई। क्या तुम्हें पता है वह कौन है? कोई अंदाजा नहीं। वे इसे काफी रहस्यमय रख रहे हैं। बस इतना पता है कि उसका सरनेम पेई है। उस सरनेम ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी, जैसे मेरे दिमाग के किसी गहरे कोने में कोई चीज हिल गई हो। अरे हाँ, जो धुन बजाने के लिए कहा गया था वह थी गुमेंग। रुको, गुमेंग, यह नाम सुनकर कुछ याद क्यों आया? यह बहुत जाना पहचाना लगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और उस याद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आ रही थी, जैसे मेरे दिमाग की गहराइयों में धूल की परतों के नीचे दबी हो। जब मैं उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी तांग क्यू ने एक चौंकाने वाली रकम बताई। 5.2 मिलियन। 5.2 मिलियन। यह नंबर ही साफ साफ कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतनी रोमांटिक कोशिशें, क्या वह तुम्हें पसंद करती है भाई चेन? आखिर कौन सी महिला हमारे प्रेसिडेंट जियांग के प्यार में डूबी हुई है और चुपके चुपके उन्हें याद कर रही है? मैं अपनी सोच से बाहर निकला और बेपरवाही से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यह प्राइवेट परफॉर्मेंस बीजिंग के सबसे खास और महंगे इलाकों में से एक मोलान मैंशन में होनी थी। क्लाइंट ने मुझे लेने के लिए रोल्स रॉयस फैंटम भी भेजी थी। तांग क्यू की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे बाप रे, क्या एक यंग मिस का रुतबा ऐसा ही होता है? यह तो बहुत ही आलीशान है। इस दुनिया में एक और अमीर इंसान होने में क्या बुराई है? इसमें क्या गलत है? मैं मन ही मन मुस्कुराया। इस महीने तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। यह सुनते ही तांग क्यू खुशी से चिल्ला पड़ा, प्रेसिडेंट जियांग, आप कितने दरिया दिल हैं। रोल्स रॉयस फैंटम आसानी से चलती हुई मोलान मैंशन कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुई और एक बहुत बड़े आलीशान घर के सामने रुकी जो दूर दूर तक फैला हुआ लग रहा था।
सजावट बेहद शानदार थी। हर तरफ अमीरी और शान और शौकत झलक रही थी। मैं मन ही मन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। आखिर कौन थी यह यंग मिस जो इतनी अमीर थी? बटलर और नौकर दरवाजे पर सम्मान के साथ इंतजार कर रहे थे। मिस्टर जियांग प्लीज। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। घर में घुसने पर बटलर मुझे एक ड्रेसिंग रूम में ले गया, जहां एक नौकर ने मुझे एक पोशाक दी। मैंने ऊपर देखा तो वह पारंपरिक चीनी शैली का परिधान था, जो हान और तांग राजवंशों की याद दिलाता था। कृपया इसे पहन लें, थोड़ी देर में कोई आपको तैयार करने आएगा। ठीक है, धन्यवाद, मैंने विनम्रता से जवाब दिया। मैंने जल्दी से परफॉर्मेंस वाली पोशाक पहन ली। फिटिंग एकदम सही थी, जैसे वह खास तौर पर मेरे लिए ही बनी हो। कपड़े बदलने के बाद एक स्टाइलिस्ट ने मेरे बाल बनाने शुरू किए। लगभग 20 मिनट बाद मैं पूरी तरह तैयार हो गया और बटलर मुझे परफॉर्मेंस स्टेज तक ले गया। मैंने दर्शकों की ओर देखा और एक महिला को देखा जो बहुत ही शालीन और सुंदर लग रही थी। हालांकि रोशनी कम थी, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। फिर भी उसकी नजरें मुझ पर ऐसे टिकी थीं जैसे कोई गहरी छाप छोड़ रही हों। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उस औरत ने अपना हाथ उठाया और मुझे शुरू करने का इशारा किया। मैंने खुद को संभाला और अपनी पूरी जान लगाकर परफॉर्मेंस दी। जब यह खत्म हुई तो मैंने दर्शकों के सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, एक नौकर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मिस्टर जियांग, हमारी यंग मिस आपको डिनर पर बुलाना चाहती हैं। ये शब्द सुनते ही मैं स्वाभाविक रूप से मुड़कर देखने लगा। रोशनी कम होने के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं स्टेज की लाइटों के सामने उसके करीब गया, उसके चेहरे के नए नक्श साफ दिखाई देने लगे। एक चमकदार प्यारे चेहरे पर मुस्कान थी। उसने एक लंबी ड्रेस पहनी थी और उसमें एक सहज, आकर्षक और बेपरवाह अंदाज था। एक सुस्त चुंबकीय खिंचाव का एहसास मुझ पर छा गया। वह मुझे घूर रही थी। उसके लाल होंठों पर एक चंचल, समझदार मुस्कान थी। आचेन, बहुत समय बाद मिले। उसकी आवाज बेहद आकर्षक थी, जिससे मेरे कानों में एक सिहरन सी दौड़ गई। अगले ही पल मैंने अपनी छाती पकड़ ली। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल जोर से भींचा जा रहा हो। दर्द इतना तेज था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मेरी हालत देखकर वह जल्दी से उठी और मुझसे सटकर खड़ी हो गई। मैं हैरान और सुन्न सा खड़ा रहा, जबकि उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लीं। आचेन, उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैंने अपने इतने करीब उस चेहरे को देखा, एक ऐसा चेहरा जिसने मुझे पूरी तरह उलझन में डाल दिया था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की। उसने हल्की मजाकिया मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा, लेकिन मेरी बिना अंगूठी वाली उंगली को देखते ही उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने अनजाने में ही माथे पर बल डाला और उदास आवाज में पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? एक पल में उसके होंठों पर मुस्कान जम गई। वह मुझे ध्यान से घूरने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने अविश्वास के साथ पूछा, जियांग चेन, क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरी यादें पूरी तरह से बंद हो गई हों। मैंने अपना सिर हिलाया। माफ करना, आप जानी पहचानी लग रही हैं, लेकिन सच में मुझे याद नहीं आ रहा। माहौल एकदम शांत हो गया। वह बहुत उदास लग रही थीं। मैंने जल्दी से नजरें हटा लीं। उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस अजीब उलझन भरे तनाव से बचने के लिए मैंने जल्दी से उन्हें दूर धकेल दिया। मिस पेई, क्या आपको कुछ और चाहिए? अगर नहीं तो मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर ठंडे बेरुखे लहजे में जवाब दिया, मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मुझे अभी भी उनकी भारी नजरें अपने पीछे महसूस हो रही थीं। यहाँ तक कि मुझे उनसे निकलती नाराजगी भी महसूस हो रही थी। मैं एक पल के लिए रुका और सॉरी कहा, फिर जल्दी से चला गया। मैं अपने कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। तांग क्यू उत्साह से मेरे पास आया। प्रेसिडेंट जियांग, क्या आप पेई परिवार की वारिस को जानते हैं? मैं रुका और आईने में दिख रहे अपने हैरान चेहरे को देखा। कपड़े बदलने के बाद मैंने कहा, शायद। तांग क्यू की आंखें तुरंत चमक उठीं। अरे वाह, वह कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल देवी जैसी। वह चेहरा, वह फिगर। वह मेरे कान के पास झुका और धीरे से फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी जबरदस्त है। आपको उसे अपना बनाना होगा। प्रेसिडेंट जियांग, मैंने अपने अंदर उठ रही अजीब भावना को दबाते हुए भौहें सिकोड़ी और उसे डांटा, जरा अपनी बात तो सुनो। तुम लोगों के बारे में उनकी पीठ पीछे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मैं गारंटी दे सकता हूँ। अरे प्रेसिडेंट जियांग, आप क्यों शर्मा रहे हैं? अगर आप इतने शर्मीले हैं
तो असल में डेटिंग शुरू करने पर क्या करेंगे? मैंने बेबस मुस्कान के साथ अपना सिर थोड़ा हिलाया। अभी डेटिंग का कोई विचार नहीं था। कोई चाय ले आया। मिस्टर तांग, मिस्टर जियांग, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। प्लीज चाय पीजिए। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ चाय का एक छोटा सा घूंट लिया। अगले ही पल नौकर ने कहा, पेई परिवार की युवा महिला बाद में आप दोनों को वापस ले जाने के लिए कार का इंतजाम करेंगी। मैंने तुरंत मना कर दिया। मिस पेई को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरा परिवार मुझे लेने आ रहा है। जैसे ही मैंने यह कहा, कमरे से एक शांत महिला की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा और पेई यानरन को अंदर आते देखा। आपका परिवार कब आ रहा है मिस्टर जियांग? मैं आपको बाहर तक छोड़ दूंगी। मैं असलियत में वापस आया और जल्दी से अपना फोन देखा। तभी मेरी माँ का एक मैसेज आया, आज चैन मैं मोलान मेंशन के बाहर हूँ। मेरा परिवार आ गया था। मैंने उनकी तरफ देखा और विनम्रता से कहा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तो चलिए मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूंगी। मैंने मना करने का सोचा था, लेकिन उनकी हालत देखकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आपको परेशान करने के लिए माफ करना मिस पेई। जैसे ही मैं मोलान मेंशन से बाहर निकला, मेरी नजर एक शानदार मेबैक कार पर पड़ी। मेरी माँ सोंग हुईलान उसके पास खड़ी थी। मुझे देखते ही उन्होंने आवाज दी, आ चैन। मैं तेजी से उनके पास गया। माँ, उन्होंने मुझे फूलों का एक गुलदस्ता दिया और मैंने खुशी खुशी उसे ले लिया। धन्यवाद माँ। आंटी सोंग, मेरी माँ ने नजर दौड़ाई, लेकिन उनकी नजर अनजाने में पेई यानरन पर पड़ी। उनके चेहरे पर मौजूद प्यार भरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये मिस पेई हैं, है ना? नमस्ते मिस पेई। पेई यानरन की साफ आंखों में तुरंत लाली छा गई। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उन्होंने मेरी माँ की तरफ हल्का सा सिर हिलाया और शांत बेपरवाह लहजे में कहा, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ये शब्द पूरी तरह से हवा में घुल भी नहीं पाए थे कि वह मुड़ी और सीधे चली गईं। जैसे ही वह मुड़ी, उनके गालों पर चुपचाप आंसू बहने लगे। मोलान मेंशन के बेडरूम में वापस पेई यानरन एक आर्म चेयर पर बिना हिले डुले बैठी रहीं। वह वहीं बैठी रहीं जब तक कि सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर नहीं आई और उनके बालों को रोशन नहीं किया, जो उनके गहरे दुख और तकलीफ की वजह से रातों रात पूरी तरह सफेद हो गए थे। अचानक उनके फोन की घंटी बजी और उस सन्नाटे को तोड़ दिया। उनकी पलकें फड़फड़ाईं और फोन उठाने में उन्हें काफी देर लगी। जी किंग ह्वान की आवाज सुनाई दी। यानरान महिला की आवाज में निराशा थी। क्या बात है? क्या यह लंबे समय से प्रतीक्षित मिलन नहीं है? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? महिला ने धीरे से आह भरी। जियांग चेन की याददाश्त चली गई है। जी किंग ह्वान हैरानी से बोली, क्या तुम्हें पक्का पता है? बुधवार शाम को मैं एक चैरिटी गाला में मंच के बीच में बांसुरी बजा रहा था। जैसे ही आखिरी सुर खत्म हुआ, दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। मैं मंच के पीछे गया, जहां अचानक मेरे सामने एक सुंदर सौम्य आकृति दिखाई दी। शू झिंगेउन। उसने ताजे फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़ा हुआ था। एचएन, सफल परफॉर्मेंस के लिए बधाई। धन्यवाद, मैंने मुस्कुराते हुए फूल लेते हुए कहा। तभी एक ठंडी नाराज नजर मुझ पर पड़ी। मैंने देखा और पेई यानरन को देखकर चौंक गया। वह सीधे मेरी ओर बढ़ते हुए एकदम घोंटने वाला खतरनाक माहौल बना रही थी और उसने 3 शब्द कहे, मिस्टर जियांग। मिस पेई, मैंने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा। उसकी नजर लेजर की तरह मुझ पर घूमी और फिर शू जिंग्युन के चेहरे पर टिक गई। यह तुम्हारी कौन है? उलझन में होने के बावजूद मैंने समझाया, वह मेरी दोस्त है। ये सुनकर वह धीरे से मजाकिया अंदाज में हंसी। उसके होठों के कोने एक रहस्यमयी आधी मुस्कान में बदल गए। दोस्त? फिर उसकी नजरें उस गुलदस्ते पर गईं जो शू जिंग्युन ने मुझे दिया था और उसने थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा, या गर्लफ्रेंड? बस दोस्त, मैंने सहजता से साफ किया। पेई यानरन बेपरवाही से हंसी। फिर उसने शू जिंग्युन की ओर देखा। तो बस दोस्त, वे फूल बहुत प्यारे हैं। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? मैंने सिर हिलाया और गुलदस्ता आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पकड़ ढीली की, उसने भी छोड़ दिया। ताजे खिले हुए फूल जोर से जमीन पर गिरे और एक भारी आवाज हुई। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसने शब्दों से माफी मांगी, लेकिन उसने अनाड़ीपन का नाटक करते हुए सीधे पंखुड़ियों पर पैर रख दिया। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उन पर पैर रखने के बाद वह नीचे झुकी, गुलदस्ता उठाया और उसे पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। उसकी हरकतें बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत तेजी और पक्के इरादे के साथ थीं। उसने फिर से मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर वही सच्ची माफी का भाव था। मुझे सच में अफसोस है मिस्टर जियांग, लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था।
उसने आगे कहा, मैं बाद में आपके लिए एक नया गुलदस्ता खरीद दूंगी। मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। वह कैसे कह सकती थी कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। उसके मुंह से निकले शब्दों के अलावा उसके पूरे व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि यह जानबूझकर किया गया था। झगड़ा करने की कोशिश करने के मेरे सबसे बुरे पलों में भी मैंने कभी इतनी बेबाकी से कुछ नहीं कहा। मिस्टर जियांग, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? उसने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं इतना परेशान था कि मुझे हंसी आ गई। मैं बस इतना ही कह पाया, नहीं। मैं शू जिंग्युन से माफी मांगने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैं कुछ कहने वाला था, यह बस फूलों का एक गुलदस्ता था। पेई यानरन ने रूखेपन से मेरी बात काट दी। मुझे यकीन है कि मिस शू ऐसी इंसान नहीं है जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाए, है ना? उसने शू जिंग्युन की ओर एक मजाकिया, उकसाने वाली मुस्कान के साथ देखा। शू जिंग्युन के चेहरे के भाव सख्त हो गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, यह बस फूलों का एक गुलदस्ता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार मैं ए चैन के लिए इससे भी बेहतर चीज लाऊंगी। पेई यानरन का लहजा तंज भरा हो गया। ओह, तो आप अपने आइडल को ऐसी चीजें देती हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी बातों को छिपा कर रखना। शू जिंग्युन का चेहरा तुरंत गहरे बैंगनी रंग का हो गया। जैसे ही वह कुछ समझाने वाली थी, तांग क्यू घबराया हुआ वहां आया। प्रेसिडेंट जियांग, जल्दी कीजिए और कपड़े बदल लीजिए, गाला शुरू होने वाला है। तांग क्यू मुझे खींच कर ले गया, लेकिन मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। पेई यानरन भी हमारे साथ जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने शू जिंग्युन को एक उकसाने वाली नजर से देखा। शू जिंग्युन की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं और उसने अपने लाल होंठ कसकर भींच लिए। चैरिटी गाला खत्म होने के बाद मैं कार में बैठा था। बांसुरी का एहसास अभी भी मेरी उंगलियों पर था, लेकिन मेरा दिमाग उस कुचले हुए गुलदस्ते की तस्वीर से भरा हुआ था। मैंने चिढ़कर अपनी टाई खींची। पैसेंजर सीट पर बैठा तांग क्यू बार बार मुझे चोरी छिपे देख रहा था। मैंने अपनी कनपटी मली। जो कहना है कह दो। वह मुस्कुराया और मेरी तरफ झुका। प्रेसिडेंट जियांग, आज मैंने सच में कुछ देखा। मिस पेई की एक्टिंग कमाल की थी। यहाँ तक कि जिस तरह से उन्होंने वे पंखुड़ियां तोड़ी, वह भी किसी रनवे वॉक जैसा लग रहा था। बैकस्टेज के दरवाजे पर इतने सारे लोग थे, फिर भी किसी की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसे देखा। लगता है तुम उनकी काफी तारीफ करते हो। तारीफ सही शब्द नहीं है, बस मिस्टर जियांग, मुझे ऐसा लगता है कि मिस पेई जिस तरह से आपको देखती हैं, वह कुछ अजीब है। अजीब? जब से मैं पेई यानरन से मिला हूँ, मुझे एक अजीब सी जान पहचान का एहसास हुआ है। मुझे यकीन था कि मैं उसे पहले से नहीं जानता, फिर भी ऐसा क्यों लगा कि वह मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। तांग क्यू और मैं देर रात अपार्टमेंट लौटे। मैंने अपना सूट जैकेट उतारा और सोफे पर फेंक दिया और बस नहाने ही वाला था कि तभी तांग क्यू का फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसने फोन उठाया और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। फोन रखने के बाद वह पूरी तरह बेजान लग रहा था, मानो उसके शरीर से सारी हड्डियां निकाल ली गई हों। मिस्टर जियांग, कुछ हो गया है? मेरा दिल जोर से धड़का। साफ साफ बताओ। साल के दूसरे हिस्से के लिए हमारे सभी कमर्शियल प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। मैं सन्न रह गया। सभी? हुआजिंग ग्रैंड थिएटर का साल के आखिर का गाला, शंघाई फिलहारमोनिक का डबल कॉन्सर्टो, शेनजेन इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल और मकाऊ का न्यू ईयर ईव शो। तांग क्यू ने एक ही सांस में सब बता दिया। सब कैंसिल हो गए। मेरी सांसें अटक गईं। ये प्रोग्राम 5 साल की कड़ी मेहनत और एक एक कदम आगे बढ़ने का नतीजा थे। यूरोप के पब में बजाने से लेकर रॉयल अल्बर्ट हॉल तक, वो चीनी लड़का कहकर नजरअंदाज किए जाने से लेकर इंटरनेशनल क्रिटिक्स के कॉलम में मेरी तारीफ होने तक, हर एक परफॉर्मेंस मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। वजह क्या है? मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शेड्यूलिंग की दिक्कत है। तांग क्यू परेशान लग रहा था। वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का 2 गुना जुर्माना देंगे। मैं बेरुखी से हंसा। उसी दिन वही सारे प्रोग्राम एक साथ कैंसिल हो गए। कोई पर्दे के पीछे से खेल कर रहा था। तांग क्यू ने मुझे सावधानी से देखा। मिस्टर जियांग, क्या ये शू जिंग्युन हो सकता है? क्या कोई उसे सपोर्ट कर रहा है? उसमें इतनी ताकत नहीं है। शू जिंग्युन चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसमें इतने सारे टॉप लेवल ऑर्गेनाइजर्स को एक साथ प्रभावित करने का दम नहीं था। जो इंसान ऐसा कर सकता था। मेरा दिमाग घूमने लगा और वह आकर्षक खूबसूरत चेहरा फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। अगली सुबह 8 बजे अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। तांग क्यू सतर्क दिखते हुए दरवाजा खोलने दौड़ा। जब वह लौटा तो उसने कहा, प्रेसिडेंट जियांग, कोई आपसे मिलने आया है। कौन? वह अपना नाम जी किंग हुआन बताती है और कहती है कि वह सबसे बड़ी मिस पेई की सबसे अच्छी दोस्त है। जी किंग हुआन। मुझे फिर से वही एहसास क्यों हुआ?
जाना पहचाना और अजनबीपन का मिला जुला एहसास। यह बहुत परेशान करने वाला था। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकला। बेज रंग का ट्रेंच कोट पहने एक महिला लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। मुझे बाहर आते देख वह खड़ी हो गई और तमीज से हाथ आगे बढ़ाया। हेलो मिस्टर जियांग। मैंने उससे हाथ मिलाया। तमीज तो थी पर थोड़ी दूरी भी। मिस जी, आपको इंतजार कराने के लिए माफ कीजिएगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वह सीधे मुद्दे पर आई। मैं यानरन की तरफ से आपसे एक बात पूछने आई हूँ। क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है? मैं चुप रहा। जी किंग हुआन ने मेरी आंखों में देखा। जियांग चेन, 5 साल पहले आपने मुझे खुद एक बात बताई थी। क्या आपको याद है? मैंने सिर हिलाकर मना किया। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें एक अजीब सी थकान झलक रही थी। आपने तब मुझसे कहा था, दीदी किंग हुआन, अगर यानरन को उसकी माँ ले जाती है तो प्लीज उसे रोक लीजिएगा। वही एक औरत है जिससे मैं शादी करूंगा। वे शब्द ऐसे थे जैसे मेरे दिमाग में जबरदस्ती कोई चाबी घुसाई जा रही हो। फिर भी ताला नहीं खुल रहा था। मैंने अपनी कनपटी दबाई। माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। माफ कीजिएगा, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। जी किंग हुआन ने अपने ब्रीफ केस से एक डॉक्यूमेंट निकाला। मिस्टर जियांग, यह पेई एंटरटेनमेंट और उन सभी पार्टियों के बीच एक एक्सक्लूसिव बाय आउट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके हाई एंड कमर्शियल अपीयरेंस बुक करती हैं। आज से अगले 3 सालों के लिए पेई एंटरटेनमेंट उन सभी के साथ आपके शेड्यूल के एक्सक्लूसिव अधिकार ले रही है। अगले 3 साल, इसका मतलब था कि पेई यानरन ने चीन में मेरे सभी टॉप लेवल कमर्शियल कामों पर अपना कब्जा कर लिया था। मैंने दांत पीसते हुए पूछा, वह क्या करने की कोशिश कर रही है? वह क्या करने की कोशिश कर रही है? मिस्टर जियांग, आपको यह बात खुद उससे पूछनी चाहिए। किसी के भी व्यवहार की एक सीमा होती है। सीमा? मैं धीरे से व्यंग्य भरी हंसी हंसा। मिस्टर जियांग, आप मुझसे सीमाओं की बात कर रहे हैं। मिस पेई और मेरे बीच बस एक सामान्य प्रोफेशनल रिश्ता है। जियांग चेन, हो सकता है कि आप उसे भूल गए हों, लेकिन आप इस बात से अनजान नहीं रह सकते कि 5 साल पहले उसे उस प्लेन में कैसे बिठाया गया था। मेरा सीना कस गया। इसका क्या मतलब था? जी किंग हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी जेब से एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली और उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। इसे देखो। मैं पास गया और तस्वीर उठाई। वह पुरानी थी। उसके किनारे मुड़े हुए थे। उसमें 2 लोग थे, पेई यानरन शादी के गाउन में और मैं सूट में। हमारी आंखों में एक साफ गहरा प्यार और अपनापन था। तस्वीर पकड़े हुए मेरा हाथ जोर जोर से कांपने लगा और मेरे सिर की नसें ऐसे धड़कने लगीं जैसे अंदर कुछ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। एक लड़की स्टेज पर खड़ी है, हाथ में वायलिन लिए, फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर दौड़ती है और मेरी बाहों में समा जाती है। आ चेन, उसने कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर वह तस्वीर टूट गई। मैं लड़खड़ाया। गिरने से बचने के लिए कॉफी टेबल का सहारा लिया। मिस्टर जियांग, जी किंग हुआन घबराकर मुझे संभालने के लिए आगे बढ़ी। मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें कुछ याद आया? क्या सच में? मैंने सिर हिलाया। बस कुछ धुंधली और अधूरी यादें थीं। जी किंग हुआन की आंखों के भाव बदल गए, शुरुआती दुश्मनी से लेकर मिली जुली भावनाओं तक। उसने कुछ सेकंड हिचकिचाहट के बाद आखिरकार कहा, जियांग चेन, 5 साल पहले तुम्हारे और यानरन के अलग होने का कारण यह नहीं था कि उसकी माँ ने मंजूरी दी थी या नहीं। मेरा दिल एक पल के लिए थम सा गया। उस साल तुम्हारे पिता की कंपनी जियांग्स फार्मास्यूटिकल्स पेई परिवार की वजह से दिवालिया होने की कगार पर थी। मेरी आंखें फैल गईं। तुम्हारे पिता की कंपनी को बचाने के लिए यानरन ने उनकी मां के साथ एक सौदा किया। वह जियांग्स फार्मास्यूटिकल्स को डूबने से बचाने के बदले उनकी मां के साथ पढ़ाई के लिए यूके जाने को तैयार हो गई। यह सुनकर मेरा खून जम गया। उसने धीरे से एक फीकी हंसी के साथ कहा, मिस्टर जियांग, हर बार जब किसी मददगार ने तुम्हारे करियर में मदद की, हर बार जब तुम्हें कोई किस्मत वाला या शानदार प्रमोशन मिला, तो पर्दे के